अब देखिए पॉलिसी की जर्नी हम बताते हैं कि कब ये माना जाएगा कि बीमा चालू हो गया। तो जब पहली प्रीमियम की रसीद कटती है, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, तो तब ये माना जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बीमा कंपनी के ऊपर उस बीमा धारक यानी कि उस ग्राहक का बीमा चालू हो गया है। तो साक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य होता है FPR। सर याद रखिएगा, FPR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और ये फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट यानी कि प्रथम प्रीमियम रसीद हिंदी में कहते हैं, ये जारी होते ही बीमा कंपनी में ग्राहक का बीमा चालू हो जाता है। अब अगर आज FPR जारी हो गई है 1:02 पर और 1:03 पर कोई दुर्घटना हो गई और मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की, तो उसका जो भी, चाहे वो 1 करोड़ का बीमा धन था, चाहे वो 10 लाख का बीमा धन था, जो भी था उस ग्राहक को, परिवार को वो भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, अब आता है कि जब पॉलिसी लेते समय, जैसा मैंने आपको अटमोस्ट गुड फेथ में बताया कि जो ग्राहक है उसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना है, तो वैसे ही जो बेचने वाला है, जो एजेंट है, हम लोग हैं, वो उन लोगों ने भी जब पॉलिसी बेच रहे हैं तो उस समय सब कुछ सच सच बताना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो ग्राहक के पास में बीमा अधिनियम 1938 में साफ साफ मेंशन है कि 15 दिन का एक फ्री लुक पीरियड मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 दिन का एक फ्री लुक पीरियड मिलेगा, जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं, है ना। ये ऐसे फ्री लुक पीरियड हिंदी में भी लिखा रहेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे कहते हैं। ये 15 दिन का होता है। कब से 15 दिन? जब से पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होता है उस दिन से 15 दिन। तो 15 दिन के भीतर अगर पॉलिसी बॉन्ड अगर मेल पे रिसीव हो गया है और उसको रिसीव कर लिया गया है, मेल ID है, तो उसको उस दिन से मान लिया जाता है। तो जब भी पॉलिसी बॉन्ड आता है तो ग्राहक ने उस पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ा और फिर ये देखा कि ये भाई जो बताया गया है ये सही है, तो पॉलिसी आगे चलाएगा। और अगर नहीं सही है तो 15 दिन में वो उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है और जो भी प्रीमियम उसने जमा करी थी उनको वापस ले सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 15 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड या आपका फ्री लुक पीरियड होता है। इसके बाद में अगले साल, अब पॉलिसी में मान लीजिए 10 साल तक प्रीमियम देना है तो हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा। मान लेते हैं अगले साल दिया। एक ऐसा साल था जिसमें कि उस टाइम पे प्रीमियम के जो, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को प्रीमियम देना था, तो 1 जनवरी को प्रीमियम ना दे करके वो नहीं दे पाए उस पूरे महीने, तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसे शुद्ध हिंदी में अनुग्रह अवधि कहते हैं। सर क्या कहते हैं? अनुग्रह अवधि। हाँ, ग्रेस पीरियड। तो ये 1 महीने का होता है, 30 दिन का, 31 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का होता है। ठीक है। तो जो भी महीना चल रहा है, जैसे जनवरी है तो जनवरी 31 जाती है, दिसंबर 31 जाता है, तो वहीं पर अगर फरवरी देखेंगे तो फरवरी वैसे 28 ही जाती है, लेकिन 30 दिन दे दिया जाता है जब से वो पॉलिसी लैप्स हुई है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जितना भी है 1 महीना या 31 दिन दिया जाता है, तो वो समय अनुग्रह अवधि कही जाती है। उसमें पॉलिसी लैप्स नहीं होती, पॉलिसी इंतजार करती है, किया जाता है कि इसमें प्रीमियम आएगा। और अगर उस 1 महीने के बाद भी प्रीमियम नहीं आता है तो वो पॉलिसी फिर लैप्स में चली जाती है। और फिर उसके साथ में 3 ही बातें हो सकती हैं, या तो उसको वो लैप्स हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, तो 3 ही बातें होंगी, या तो लैप्स हो जाएगी, या पेड अप हो जाएगी, या फिर उसको सरेंडर कर करके पैसा लिया जा सकता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी। अब अगर पॉलिसी लैप्स हो गई, मान लेते हैं LAPSE, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए बता रहा हूँ। अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसको दोबारा से क्या पुनर्जीवित किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा जी हाँ, पुनर्जीवित, यानी कि दोबारा से उसको शुरू किया जा सकता है, दोबारा से उसको चलाया जा सकता है। वो लैप्स हुई है अभी, लेकिन अभी उसका चलना अभी किया जा सकता है। कब तक? 2 साल, 2 साल की अवधि होती है। 2 साल के भीतर अगर आपने प्रीमियम जमा कर दिया और पेनल्टी जमा कर दी, जो भी लेट फाइन है, तो पॉलिसी चलने लगेगी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर 6 महीने से पहले आज लैप्स हुई, आज से 6 महीने तक आप प्रीमियम अगर उसको रिवाइव कर रहे हैं पॉलिसी को, तो आपको प्रीमियम देना है और लेट फाइन देना है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर ज़्यादा हो जाता है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया समय लैप्स हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रीमियम भी देना होगा, लेट फाइन भी देना होगा, और साथ के साथ उस ग्राहक ने अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र यानी कि गुड हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ जी 6 महीने, हाँ सर, अगर लैप्स हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो प्रीमियम, लेट फीस और अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र
यानी कि गुड हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर सर? ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद में और आगे आते हैं। ये तो हो गया आपका सरेंडर और ये लैप्स और रिवाइव की बात हो गई। अब देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और आत्महत्या कर ली पहले साल ही, तो ऐसे में क्या होगा, है ना? सुरेश ने पॉलिसी ली और वो आत्महत्या कर ली। तो देखिए पहले साल पॉलिसी लेने के फर्स्ट ईयर अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसमें कोई भी उसको क्लेम नहीं दिया जाता। ये मान लिया जाता है कि ये पॉलिसी इसी के उद्देश्य से ही ली गई रही होगी, इसलिए उसको नहीं दिया जाता। अगर किन्हीं और कारणों से डेथ हुई है तो क्लेम तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आत्महत्या फर्स्ट ईयर में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ने पॉलिसी ली और वो पहले 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको अर्ली क्लेम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्ली क्लेम। शुद्ध हिंदी में से कहते हैं शीघ्र दावा। तो शीघ्र दावे जब भी आते हैं तो इनकी जांच ज़्यादा होती है और इन पर शक भी ज़्यादा होता है कि ऐसे ये अचानक से दावा कैसे आ गया, यानी कि क्लेम कैसे आ गया। ऐसा तो नहीं कि इंटेंशन गलत थी पॉलिसी कराने की। तो इसलिए ऐसी पॉलिसियों का जो सेटलमेंट है, वैसे नॉर्मल क्लेम आता है तो 30 दिन मैक्सिमम लगते हैं सेटलमेंट में, हाँ, क्लेम सेटलमेंट में। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक ऐसा क्लेम आ जाए जो तुरंत पॉलिसी लेने के तुरंत बाद आ गया, तो उस पर शक करना बनता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लेम आया है, तो ये जो 3 साल के भीतर के शीघ्र दावे हैं, अर्ली क्लेम्स हैं, इनकी जांच ज़्यादा होती है। और जब कभी भी जांच ज़्यादा हो तो मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न और बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाए बीमा के बारे में, वो ये कि मान लेते हैं कि 30 दिन का समय था, नॉर्मल क्लेम था, बीमा कंपनी ने क्लेम देना था और किन्हीं कारणों से बीमा कंपनी 1 महीने तक भी क्लेम नहीं दे पाई और उससे ज़्यादा लग गया, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर जब कभी भी बीमा कंपनी की तरफ से देरी होती है बिना किसी कारण के, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी जितने दिन वो क्लेम सेटल करना था और उससे एक्स्ट्रा रखा है, उतने दिन का सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज वो बीमा कंपनी उस पर लगा करके ग्राहक को देगी। ये ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। पूरे पे इंटरेस्ट क्लेम मिल जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर मान लेते हैं कि क्लेम आपका आ गया था, मैच्योरिटी का क्लेम हो चाहे डेथ का, जो भी क्लेम था वो देना था 30 दिन के भीतर और बीमा कंपनी ने 35 दिन लग गए देने में, तो 5 दिन जो एक्स्ट्रा रखा था उसमें उस पूरे अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट बैंक का ब्याज दर लगती है उसके हिसाब से लगा करके वो ग्राहक को उस 5 दिन का एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इसको कर दीजिएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये पूरी पॉलिसी में जब कभी भी कोई शिकायत करता है तो शिकायत करने के कितने दिन में उसकी सुनवाई पे एक्शन होकर के उसको रिजल्ट मिलता है, तो देखिए IRDA के पास जाएगा तो 10 दिन है, अगर ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल के पास जाएगा तो 15 दिन का समय लेता है। और इन IRDA और लोकपाल जाने से पहले उसने IGMS में शिकायत करनी चाहिए, इंटरनल ग्रीवियंस मैकेनिज्म सिस्टम जो कंपनी का होता है, और ये भी 10 दिन में अपनी शिकायत को निपटान करता है। तो ये कुछ आंकड़े भी याद रखिएगा, कुछ समय ड्यूरेशन भी याद रखिएगा। ठीक है सर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई पॉलिसी की, हमने एक जर्नी बताई आपको। और लास्ट में अगर पूरे टाइम भर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में मैच्योरिटी में पूरा पैसा जो भी मैच्योरिटी का बनता है उसे हिंदी में परिपक्वता लाभ कहते हैं, ये हमारे ग्राहक को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है सर? तो यहाँ तक हमने इसको किया। इसके अलावा मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट भी पूछा जा सकता है। इसके सेक्शन 6 में लिखा हुआ है सर, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो है 1874 में आया था। विवाहिता स्त्री संपत्ति अधिनियम कहते हैं शुद्ध हिंदी में इसको। और विवाहिता स्त्री संपत्ति अधिनियम की धारा 6 में ये साफ साफ मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई पॉलिसी या प्रॉपर्टी MWPA के तहत यानी कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ली है, तो ऐसी स्थिति में उसका मालिकाना हक या तो उसकी पत्नी को जाएगा या उसके बच्चों को जाएगा। पत्नी और बच्चों दोनों को भी जा सकता है एक ही उसमें। और हिंदुओं के केस में दत्तक पुत्र भी शामिल हैं, यानी कि अडॉप्टेड चाइल्ड भी शामिल हैं, गोद लिए हुए बच्चे।
और मुस्लिम्स के केस में 4 बीवियां शामिल होती हैं, लेकिन उनका किसको कितना प्रतिशत दिया गया है वो मेंशन होना चाहिए। तो ये इसका पूरा निचोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में और क्या होता है, तो आप उसमें बताएंगे कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में नॉमिनी नहीं बनता, ट्रस्टी बनता है। ट्रस्टी जो कि उस पूरे प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है तब तक जब तक कि जो भी उनके लीगल हायर हैं, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हों, वो जब तक, या बच्चे हैं मान लीजिए, तो वो जब तक वयस्क नहीं हो जाते तब तक वो जो है ट्रस्ट के पास में वो चीज़ें रहेंगी, और लास्ट में जो भी बेनिफिशियरी है उसको वो मिल जाएगा। ठीक है। अब सर एक और चीज़ पूछी जाती है, ये भी बड़ा अच्छा है, इसको भी याद रखिएगा। की मैन इंश्योरेंस, जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है मुख्य व्यक्ति बीमा, यानी कि हर कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होगा, 1 या 2 या 4 हो सकते हैं, बड़ी कंपनी है तो 8-10 भी हो सकते हैं। तो जो मुख्य व्यक्ति हैं, की मैन है, फाइनेंस का एक है, उसका HR का एक है, उसका जो मेन की पर्सन है, वो की पर्सन का बीमा कंपनी करती है, क्योंकि उसके न रहने पे बीमा कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ऐसी इंश्योरेंस को की मैन इंश्योरेंस यानी कि मुख्य व्यक्ति बीमा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये एक आपका आता है MRI का फुल फॉर्म होता है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे मॉर्टगेज रिडेम्पशन को कहते हैं। थोड़ा सा नाम मैं हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, जो कि लोन के समय चिपका करके एक पॉलिसी दी जाती है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है ग्राहक को, कि अगर कोई दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई तो घर वालों को कोई टेंशन नहीं होगी। बीमा कंपनी में उसका एक बीमा स्वतः एक बारी वन टाइम प्रीमियम में कर दिया जाता है, जिसे मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस कहते हैं। इस ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना हुई और उस कर्ता की मृत्यु हो गई तो बीमा कंपनी सारा जो भी लोन का अमाउंट था वो बैंक को चुका देगी और उसमें किसी को कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो उसको मियादी बीमा कहते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, मियादी बीमा कहते हैं, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना सर दिनेश जी, कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका बहुत ज़्यादा जोखिम है उनके जॉब में, वो जहाँ काम करते हैं, या उनकी उम्र ज़्यादा है, या कुछ ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको पॉलिसी या तो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो वो तब किया जाता है जब वहाँ पर कोई भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जब जोखिम ज़्यादा होता है तब ये किया जाता है, याद रखिएगा। तो जोखिम को आकलन करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको कहते हैं जोखिमांकन करता, जिसको हम इंग्लिश में अंडरराइटर कहते हैं। और एजेंट भी एक जोखिमांकन करता ही होता है, जिसे हम प्राइमरी अंडरराइटर यानी कि प्राथमिक जोखिमांकन करता कहते हैं। अभी कभी कभी ऐसा आ जाएगा, जो एजेंट है उसको अभिकर्ता कहते हैं हिंदी में। तो अभिकर्ता निम्नलिखित में से कौन है, उसका सिंबल, तो 4 नाम दिए होंगे अलग अलग, एक्चुअरी, फलाना फलाना, आपने उसमें लगाना है कि वो प्राथमिक जोखिमांकन करता होता है, अभिकर्ता प्राथमिक जोखिमांकन करता होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये एक मैंने बताया था आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जिसकी 3 स्टेजेस थी। ये 3 स्टेजेस शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला होता है प्लेसमेंट, यानी कि प्लेस करना, यानी कि स्थापित करना, स्थापीकरण, पहला वाला स्टेप है स्थापित करना। दूसरा है लेयरिंग मतलब स्तरीकरण, स्तर करना। और तीसरा जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है पृथक करना। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस हैं वो यही है, पहला प्लेसमेंट यानी कि उसको स्थापित कर दिया एक जगह, दूसरा स्तरीकरण, उसको लेबल कर दिया, है ना, स्तर बना दिया, यानी कि एक जगह निवेश किया, वहाँ से निकाला, दूसरी जगह निवेश कर दिया, तीसरी जगह निवेश कर दिया, फिर निकाला, चौथी जगह निवेश कर दिया। तो उसका जो ओरिजिनल सोर्स था, अब वो ओरिजिनल सोर्स खत्म हो जाता है, तो इसको लेयरिंग कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तरीकरण। और तीसरा है इंटीग्रेशन, यानी कि अब वो स्टार्टिंग का जो ओरिजिनल सोर्स था उससे अब ये नया वाला सोर्स एकदम पृथक हो गया है। तो ये जो ब्लैक मनी थी ये वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है इतना करने में। तो कौन से ऐसे 3 स्टेप होते हैं, पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेशन।
प्लेसमेंट मतलब स्थापित करना, स्थापित करने के बाद दूसरा लेयरिंग मतलब स्तरीकरण करना, और तीसरा इंटीग्रेशन मतलब पृथक कर देना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 ही स्टेजेज होते हैं, इनके नाम भी मैंने आपको बताए हैं और हो सकता है कि ये प्रश्न भी वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मैंने फ्री लुक पीरियड के बारे में बताया आपको, 15 दिन का होता है ना। तो ये कुल मिला करके हमारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ऐसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का वो कौन सा पोर्शन है जिसमें डिटेल्ड में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उसी तरह जैसे संविधान की प्रस्तावना है, उसी तरीके से पॉलिसी बॉन्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है। तो पॉलिसी बॉन्ड में भी एक प्रस्तावना की तरह ही पॉलिसी शेड्यूल होता है, जिसमें एक एक चीज़ लिखी रहती है, यहाँ तक कि ग्राहक का नाम से लेकर के उसके प्रीमियम, सम एश्योर्ड, प्लान, पीपीटी, पॉलिसी टर्म, डेट कब से हुई, कब तक चलेगी, नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी के साथ उस ग्राहक का रिलेशन क्या है, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब कोई प्रश्न अगर आपका हो दिनेश जी, तो आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी हो गया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए नॉमिनेशन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 में, सेक्शन 39 में नॉमिनेशन लिखा हुआ है, नामांकन लिखा हुआ है। नॉमिनेशन कभी भी पॉलिसी लेते समय करा जाता है और कभी भी बदला जा सकता है। नॉमिनेशन, एक पॉलिसी में एक से अधिक कई नॉमिनी रखे जा सकते हैं। हाँ, अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है बंदा तो क्या नॉमिनी बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटी लगाना पड़ेगा, एक जो बंदा 18 साल से ऊपर होगा उसको अपॉइंटी लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 यानी कि सेक्शन 38 में लिखा हुआ है असाइनमेंट को शुद्ध हिंदी में कहते हैं समनुदेशन। समनुदेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है कंडीशनल। एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब है कि परम समनुदेशन, बिना किसी शर्त के, उसमें कोई शर्त नहीं लगती। और दूसरी सशर्त, जिसमें शर्त लगी हो कि भैया इसके मालिक ये तभी होंगे जब ऐसा होगा, राइट। और जो बिना शर्त के है, परम समनुदेशन है, उसमें कोई शर्त नहीं लगती, उसमें आज ही से इसके मालिक हो गए एक हिसाब से। तो ये 2 तरीके का असाइनमेंट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट मतलब परम समनुदेशन हिंदी में, और दूसरा जो कंडीशनल असाइनमेंट है वो उसका मतलब होता है सशर्त समनुदेशन। क्लियर। देखिए डुप्लीकेट पॉलिसी कब मिलती है? जब पॉलिसी बॉन्ड पुराना वाला खो जाए तो डुप्लीकेट पॉलिसी मिलेगी। डुप्लीकेट पॉलिसी में भी ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें ये क्यों लिया जाता है? ये एक तरीके से इसलिए भी लेता है कोई ग्राहक ताकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ हो उसके पास कि वो पॉलिसी बॉन्ड उसका खो गया है, तभी वो उसको अप्लाई भी कर सकता है और ले सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सर। ऑलमोस्ट दिस इज डन। अच्छा, कोई प्रश्न आप पूछना चाह रहे थे, अब आप प्रश्न पूछिए। एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क।